गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार और किसानों के बीच खत्म हुई बैठक, किसानों ने हाँ या ना में मांगा जवाब। 9 तारीख को होगी अगली बैठक। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान भवन में चल रही सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। शनिवार को हुई बैठक के दौरान अचानक किसान नेताओं ने मौन धारण कर लिया। विज्ञान भवन में किसान नेता तख्ती लेकर बैठ गए। उनका कहना है कि अब जवाब हाँ या नहीं में चाहिए, जबकि बैठक के कमरे से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बाहर निकल गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले 9 नवंबर को सभी हितधारकों के अनुरोध पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच फिर से वार्ता होगी। बैठक खत्म होने के बाद विज्ञान भवन से निकले किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे, हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। दरअसल सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसान भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करें, नहीं तो मीटिंग छोड़कर चले जाए। उधर कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सीनियर सिटीजन्स और बच्चों से घरों को लौटने के लिए कहिए। वैसे दोस्तों आपके अनुसार आपको क्या लगता है, कृषि मंत्री ने ऐसा किसानों से क्यों कहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में शामिल हुए दिलजीत दोसांझ दान करेंगे 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। ठंड के मौसम में पंजाब के किसान और बुजुर्ग सिंधु बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में दिलजीत ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इस बारे में पंजाबी सिंगर सिंघा ने अपने एक वीडियो मैसेज में खुलासा किया। साथ ही दिलजीत को उनके योगदान के लिए शुक्रिया भी कहा। दोस्तों सिंघा ने बताया कि दिलजीत ने यह बड़ी डोनेशन की है और इसे बड़ी डील बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि इस पैसे से किसान आंदोलन में शामिल होने वाले बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिए गए हैं। सिंघा ने सोशल मीडिया पर भी दिलजीत दोसांझ को शुक्रिया कहा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत दोसांझ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा, राहत के लिए करें थोड़ा इंतजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एयर क्वालिटी शनिवार को गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई और यहां हवा की गति धीमी होने की वजह से लोकल जनरेटेड पॉल्यूशंस का जमाव हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि हवा की गति तेज हो सकती है। वहीं दोस्तों शनिवार को सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 दर्ज किया था, जो कि गंभीर श्रेणी का माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर प्रहार। कहा, राजस्थान में सरकार गिराने का खेल फिर से होने वाला है शुरू। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताजा बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। शनिवार को अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। अजय माकन तो उस घटनाक्रम के गवाह रहे हैं जब पिछले दिनों वो 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हमारे विधायक मिले थे। वहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे हुए थे और हमारे विधायकों की 1 घंटा मुलाकात हुई। बाद में हमारे विधायकों ने आकर बताया था कि हमें शर्म आती है कि कैसे गृह मंत्री हैं। वो हमारे विधायकों से कह रहे थे कि 5 सरकारें गिरा दी, 6ठी भी गिरा देंगे। गहलोत ने कहा कि यह तो अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहां आकर बैठ गए। उन्होंने हमारे नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला किया, तब जाकर सरकार बच पाई। पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। लोग हमारे विधायकों को फोन करके कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे 2 माह लग जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
किसान आंदोलन पर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं किसान। अलर्ट पर है पूरी दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। उसके बाद में दोस्तों लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुट रहे हैं। सरकार ने दिल्ली पुलिस को बॉर्डर पर अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। किसान पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच ये 5वें दौर की बैठक थी, जिसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उधर दोस्तों दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में डटे किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। लासपुर उत्तराखंड से आए किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस बार भी किसानों ने विज्ञान भवन में मीटिंग के दौरान सरकार का नमक नहीं खाया। किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और नीचे फर्श पर बैठकर खाया। किसानों के लिए बाहर से ही लंच और चाय आई। किसानों के लिए खाना बंगला साहिब गुरुद्वारे से पहुंचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, 50 रुपए किलो बिकने वाला है आलू, जल्द होगा सस्ता, 28 रुपए तक घट सकते हैं दाम। जी हां दोस्तों, प्याज के साथ आलू की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। त्योहारी सीजन के बाद आलू के दाम घटने का उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ज्यादातर शहरों में आलू 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, लेकिन अब जल्दी दोस्तों आसमान छू रही कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल से सप्लाई बढ़ना। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 नवंबर को जारी एक नोटिस में 465 कोल्ड स्टोरेज मालिकों को 30 नवंबर तक अपने बचे स्टॉक का निपटान करने को कहा था, वरना उनके खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी थी। नोटिस के बाद कोल्ड स्टोरेज मालिकों में दहशत है। एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले 3 दिन में आलू की कीमतों में कोल्ड स्टोरेज गेट पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है और आगे भी गिरावट रहेगी। इससे दोस्तों कई जगहों पर आलू के दाम 25 रुपए प्रति किलो तक आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत पर भड़के कांग्रेस नेता, बताया हिमाचल का सड़ा हुआ सेब। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत अपनी बेबाक बोली के लिए काफी चर्चित और विवादों में रहती है, लेकिन उनकी ये आदत कई बार उन्हें महंगी भी पड़ चुकी है। विवाद चाहे शिवसेना के साथ रहा हो या दिलजीत दोसांझ के साथ, दोनों ही बार कंगना काफी ट्रोल हुई है। हाल ही में कंगना ने लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल का सड़ा हुआ सेब करार दे दिया। दरअसल दोस्तों दिलजीत दोसांझ से ट्विटर पर जारी लड़ाई में अपनी बात रखने के लिए कंगना रनावत ने सांसद के ट्वीट का सहारा लिया था, जिसमें सांसद बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से दिलजीत दोसांझ और अन्य 6 लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। दोस्तों कंगना ने बिट्टू के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा था कि यह पंजाब के रूलिंग पार्टी के नेता है जो इन आतंकियों की पोल खोल रहे हैं। इस पर कंगना के ट्वीट के बाद रवनीत सिंह बिट्टू अब दिलजीत दोसांझ के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कंगना रनावत को हिमाचल की सड़ी हुई सेब करार देते हुए चेतावनी दी कि हमारे आंतरिक मसलों को इससे बाहर रखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव जीतते ही बदले जो बाइडेन के तेवर, मास्क को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यूएस फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन FDA जहां इस महीने में इस महामारी की वैक्सीन की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन ने कहा है कि वह वैक्सीनेशंस को अनिवार्य नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में करेंगे। जो बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या वैक्सीन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह अनिवार्य होना चाहिए। मैं इसे अनिवार्य करने की मांग नहीं करूंगा। इसी तरह मैं नहीं सोचता हूं कि देश भर में मास्क को अनिवार्य किया जाना चाहिए। दोस्तों जो बाइडेन ने जोर देकर कहा, लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में वो सब कुछ करूंगा जो लोगों को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, और जब वे इसे बताने के लिए ऐसा करते हैं तो यह मायने रखता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 96,30,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंच गया है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 18,42,000 से ज़्यादा कन्फर्म्ड इस महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 60 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 15,22,000 को पार कर गई है। इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में अब तक इस महामारी के 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 2,80,000 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 65 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू पार्लियामेंट हाउस का 10 दिसंबर को होगा भूमि पूजन। ओम बिरला ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया निमंत्रण। जी हां दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब पुराने जमाने की बात होने जा रही है। वर्तमान संसद भवन के पास में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों जानकारी के मुताबिक नया संसद भवन 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन में ही आयोजित होगा। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे। इसके साथ सांसदों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, सीमित कक्ष और भोजन कक्ष भी होंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में अग्रणी साबित होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात कर देते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों पर कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। आंतरिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हुई है। कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में व्यापक गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटे के पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा के भी आसार हैं। वहीं दोस्तों दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में छुटपुट जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, आज फिर महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में 83 रुपए के पार पहुंच गए दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमियों की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। दरअसल दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 13 पैसे और डीजल की कीमत 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सस्ता हुआ सोना चांदी भी लुढ़की। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है कि दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 136 रुपए की गिरावट के साथ 48,813 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी में 346 रुपए की गिरावट आई है और अब चांदी 63,343 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1842 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 24.20 डॉलर प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टूर पैकेज के साथ मिलेगी इस महामारी की डोज भी, खर्च करने होंगे इतने रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस के खिलाफ जारी जंग में जैसे ही लंदन और यूएस में इस महामारी वैक्सीन के इजाद होने की खबरें सामने आई है, अचानक से भारत में ट्रेवल एजेंसियों के फोन घनघनाने लगे हैं। कई भारतीय ट्रेवल एजेंसियां भारतीयों को लंदन यूएस जाने के आकर्षक पैकेज ऑफर कर रही है। इसमें रिटर्न फ्लाइट किराया और होटल रूम से लेकर इस महामारी वैक्सीन
वैक्सीन की एक डोज तक का ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरे ऑफर भी हैं जिनमें कुल 100 लोगों की बुकिंग की बात कही गई है। इस पैकेज की कीमत 1,50,000 रुपए है। इस पैकेज में आपको यूएस आने जाने के लिए इकोनॉमी क्लास का फ्लाइट टिकट, 4 दिन का 4 स्टार होटल में डिलक्स रूम, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट से के अलावा इस महामारी वैक्सीन की एक डोज का भी ऑफर मिल रहा है। ऐसे ही ऑफर और भी टूर पैकेज वाले दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने चीन को दिया बड़ा झटका, शी जिनपिंग के करीबियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में अब एंट्री। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को रोकने का हवाला देते हुए चीनी अधिकारियों के वीजा पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और यूनाइटेड अलायंस के उन प्रमुख अधिकारियों की एंट्री बंद कर दी गई है जो दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक ये बैन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों और उस हर शख्स पर भी लागू होगा जो अमेरिका पॉलिसी और प्रोटोकॉल के खिलाफ काम करेगा। पोम्पियो ने कहा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के साथ दुनिया भर में दबदबा कायम करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से महंगा हो जाएगा यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करना, देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी की भी पेमेंट करना महंगा साबित होगा। इसके लिए यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना ही होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। देश भर में एनपीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के जरिए 30% का कैप लगा दिया है। एनपीसीआई ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे के रोकने के लिए किया गया है। दोस्तों, लोगों को फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं पेटीएम जैसे ऐप पर एनपीसीआई ने कैप का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार यह मोनोपोली नहीं है तो और क्या ही है? क्योंकि और सारे पेमेंट ऑप्शंस पर टैक्स लगाना और केवल पेटीएम को छोड़ देना कहां का सही है? क्योंकि पेटीएम भी एक प्राइवेट संस्था ही है। ऐसे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।